किडनैप कर सकता है और क्यों, इससे किसका फायदा हो सकता है, उन्होंने बचे हुए विलेजर्स को किडनैप क्यों नहीं किया। लियांग यू बहुत घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लियांग यू भले ही अपने स्टूडेंट से निराश रहती थी, लेकिन इतने लंबे समय तक उनकी देखभाल करते हुए उसे इसकी आदत हो चुकी थी। वो किसी को भी मरने देना नहीं चाहती थी। वो सोचती है अब मुझे जैंगी की हेल्प लेनी होगी। स्टूडेंट्स का ऐसे गायब होना कोई एक्सीडेंट नहीं है। अगर किसी ने उन्हें टारगेट किया है, इसका मतलब वो मुझे टारगेट कर रहे थे। लियांग यू वापस शेल्टर जाने लगती है और सोचती है कि मेरी वजह से उनका मरना सही नहीं होगा। शेल्टर पहुंचने तक वो बहुत थक चुकी थी। जैंगी उससे पूछता है क्या हो गया जो तुम्हें भागकर वापस आना पड़ा। लियांग यू उसे बताती है कुछ बहुत ही अजीब हुआ, मेरे सारे स्टूडेंट्स गायब है। वहाँ सभी ये जानकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या वो फिशिंग करने गए हैं या फिर लकड़ियाँ लाने। वो लोग भले ही कंसर्न दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें सच का पता था। लियांग यू बताती है नहीं, मैंने उन सभी को हर जगह ढूंढा लेकिन कोई भी नहीं मिला। और फिर कहती है कहीं ऐसा तो नहीं जिन फोर्सेस के बारे में शिनशिन ने पता किया था वो यहाँ आए होंगे। जैंगी थोड़ा सोचता है और कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारे स्टूडेंट्स को क्यों ले गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास्ट का कोई दुश्मन तुमसे बदला लेने के लिए उन्हें ले गया हो। लियांग यू बताती है मेरे कोई भी दुश्मन नहीं है, मैंने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा है और दुश्मन बनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर जैंगी उसे समझाता है तुम अभी के लिए शांत हो जाओ, जल्दी करने से गड़बड़ हो सकती है। हमें शांत होकर सब सोचना होगा। पहले हमें ये चेक करना होगा कि कोई शेल्टर की तरफ गया था कि नहीं, जिससे हमें कुछ क्लू मिल सकता है। फिर जैंगी मॉनिटर ऑन करता है और सारे कैमरास के पिछले 24 घंटे के फुटेज को देखता है। उसमें दिखता है कि जैंगी शेल्टर से बाहर नहीं गया था, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो इसमें शामिल नहीं था और लियांग यू को उस पर शक नहीं करना होगा। फिर जैंगी कहता है ये तो बुरा हुआ, हमें पता भी नहीं है कि किस फोर्स ने ऐसा किया और उनका इरादा क्या है। भले ही हम जानते हैं कि हेवनली सी सिटी में 4 मेजर फोर्सेस हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे फोर्सेस भी है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हमें कुछ भी नहीं पता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं और हमें कांटेक्ट जरूर करेंगे। ये सुनकर लियांग यू गुस्सा हो जाती है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था, फिर वो मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं। फिर जैंगी कहता है इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि वो तुम्हारे स्टूडेंट्स को किडनैप कर चुके हैं और तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लैकमेल करना चाहते हैं। तो अभी के लिए वो सेफ होंगे और तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियांग यू सोचती है कि काश वो कुछ कर पाती, लेकिन वो जानती थी कि ऐसे मामले में वो पावरलेस है। फिर जैंगी उसका हाथ पकड़कर कहता है लियांग यू तुम चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानी मेरी भी है। मैं वादा करता हूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स को बचा लूंगा। और तुम इतना जान लो कि जैंगी अपना वादा कभी नहीं तोड़ता है। लियांग यू बहुत शर्मा जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। जैंगी कहता है कि उसे जैसे ही कुछ पता चलेगा वो तुरंत एक्शन लेगा, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश था कि आखिर में उसका बोझ कम हो गया। अब वो जल्द ही मर जाएंगे। भले ही रेडिएंट प्रोस्पेरिटी उन्हें ना मारे, लेकिन मैंने जो ड्रग उन्हें दिया था उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया होगा। फिर जैंगी शिनशिन और कैरल को अपनी टीचर को ले जाने कहता है और वो ऐसा ही करती है। तभी ज़ो जैंगी से कहती है जैंगी क्या सच में उन फोर्सेस ने ये किया है, अब हमें फिर से फाइट करना होगा। जैंगी सोचता है कि उसने कैसे गाओ युआन को मारा और किसी को भी नहीं बताया। फिर जैंगी उससे कहता है तुम गलत हो, ऐसे वर्ल्ड में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट ही नॉर्म है। वॉर हमारी जिंदगी खराब नहीं करती है, उल्टा हम इसका फायदा उठाकर पीस हासिल करते हैं। फिर जैंगी दोनों को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है जब तक वो चारों फोर्सेस मिल नहीं जाते तब तक हमें ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ज़ो उससे कहती है क्या पता वो स्टूडेंट्स अब तक मर चुके होंगे। लियांग यू को बहुत बड़ा सदमा लगेगा, तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है। इस पर जैंगी कहता है वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो इतनी कमजोर नहीं है। फिर ज़ो कहती है क्या तुम्हें लियांग यू के बारे में कोई परवाह नहीं है। फिर जैंगी कहता है मैं उसे एडमायर करता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड, पर अगर वो मेरे टेस्ट को पास नहीं कर सकती है तो वो मेरी दोस्त नहीं बन सकती है। और बात रही रोमांस की तो ये कोई जरूरी नहीं है। फिर जैंगी अंकल यू और चुनले को बुलाता है और उनके साथ सब कुछ शेयर करता है। अंकल यू शांत ही रहता है और कहता है जब से हमने मॉर्निंग ड्यू बेस के उन सोल्जर्स को मारा था तब से मैं जानता था कि ये तो होना ही है। फिर चुनले कहता है क्या ये लोग शांति से नहीं रह सकते, ऐसे वर्ल्ड में जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल है। इस पर जैंगी समझाता है तुम लोग इसे हल्के में ले रहे हो, हमेशा ऐसे लोग रहते हैं जो ज्यादा पावर हासिल करने में लगे रहते हैं। एक बार उनका बेसिक सर्वाइवल नीड पूरा होने के बाद उनका डिजायर और बढ़ जाता है। पर्सनल सेफ्टी के बारे में सोचते हुए कोई भी तभी सिक्योर फील करेगा जब वो अपने सभी खतरे को खत्म कर दे। छोड़ो उनके बारे में, अगर तुम मेरे बारे में ही देख लो, अगर मुझे पता चल गया कोई मेरे लिए खतरा है तो मैं उसे मारने में लग जाता हूँ, जबकि मेरे ज्यादा डिजायर भी नहीं है। फिर वो चुनले को इनकरेज करता है चिंता मत करो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। फिर वो कहता है अब लगता है कि हमें उन्हें अपना स्ट्रेंथ दिखाना ही पड़ेगा, तभी उन्हें समझ आएगा कि हमारे साथ पंगा लेना सही नहीं है। उनके कुछ सोल्जर्स को मारने के बाद वो हमसे फिर लड़ने के लिए नहीं आएंगे। इस पर अंकल यू हंसता है और कहता है ठीक है फिर यही करते हैं, हम अब तक ऐसे ही करते हुए जिंदा हैं, अगर वो
वो हमें तंग करेंगे तो हम आखिरी दम तक उनसे लड़ेंगे। वहीं चुनले हताश होकर एग्री कर जाता है। तभी जैंगी को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो इंजन की आवाज थी। सभी अलर्ट हो जाते हैं और ऊपर के फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। फिर बालकनी के वन वे ग्लास से वो देखते हैं वहाँ एक कार जा रहा है। ऐसे मॉडिफाइड व्हीकल्स उसने रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के लोगों का देखा था। वो कार बहुत स्पीड चल रहा था और थोड़ा सामने आने के बाद उसके अंदर का सोल्जर क्रॉसबो से एरो शूट करता है जो शेल्टर के वॉल में लग जाता है और फिर वो लोग कार और तेजी से भगाने लगते हैं। जैंगी तुरंत अपना स्नाइपर निकाल लेता है और स्नो व्हीकल के टायर में एम करता है जिससे कार के टायर फट जाते हैं और वो पलट जाती है। ये देखकर जैंगी तुरंत विंडो ओपन करता है और जंप कर जाता है। अब जब क्योंकि वो अपने पावर्स और अच्छे से यूज कर पाता है वो नीचे बहुत आसानी से लैंड कर जाता है। वहीं एक सोल्जर अपने साथी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ जैंगी और अंकल यू फ्लावर के ऊपर बैठकर पहुंच चुके थे। उन्हें देखकर वो सोल्जर डर जाता है और अपने साथी को छोड़कर भागने लगता है। जैंगी उस पर एम करता है और उसे शूट कर देता है। वो उसके पैर में लगता है और वो गिर जाता है। दूसरा सोल्जर अपनी गन निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन अंकल यू उसे पकड़ लेता है। जैंगी को समझ आ जाता है कि वो सोल्जर्स म्यूटेंट नहीं है, इसका मतलब वो लड़ने नहीं आए थे। जैंगी उनसे सवाल जवाब कर पाता उससे पहले ही वो सोल्जर्स अपना मुंह बंद करते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। अंकल यू उसे चेक करता है और पता चलता है कि वो मर चुके हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने सोल्जर से ऐसा करवाते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन लीक ना कर सके। जैंगी बहुत निराश हो जाता है क्योंकि वो इतनी आसानी से उन्हें मारना नहीं चाहता था। वो उनसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था और अब उसे ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आए थे। तभी वहाँ चुनले आता है। वो एरो लेकर जो सोल्जर ने मारा था उसमें एक लेटर लगा हुआ था। जैंगी बहुत घबरा जाता है और उसे रुकने कहता है। तब चुनले को रियलाइज होता है कि वो एरो दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड था और समझ भी नहीं पाया कि उसमें जहर लगा हो सकता है या फिर कोई बॉम्ब जिससे वो मर भी सकता था। जैंगी उसे शांति से एरो रखने कहता है। चुनले धीरे से एरो रख देता है और फिर जैंगी उसे अपने डायमेंशन में एब्सॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसके डायमेंशन के अंदर टाइम रुक जाता है जिसके अंदर जैंगी एरो को देखने जाता है। जैंगी को कोई बॉम्ब नहीं मिलता। उसे लगता है शायद उसमें जहर लगा होगा तो वो चुनले को ग्लव्स उतारने के लिए कहता है कि अच्छा था जो तुमने ग्लव्स पहने हुए थे वरना अब तक तुम मर चुके होते। चुनले उसकी बात मानता है और ग्लव्स उतार देता है। जैंगी वो एरो को जो के पास ले जाता है ताकि वो पॉइजन को चेक कर सके। जो लेटर को देखकर कहती है अगर वो बस इस लेटर को भेजना चाहते थे तो उनका कोई और ट्रिक नहीं होगा। जैंगी को अब भी शक था कि दुश्मन का कोई भरोसा नहीं होता, संभल कर रहने में कोई गलती नहीं होती। अंकल यू भी एग्री करता है। सही कहा, दुश्मन को थोड़ा सा मौका मिलते ही वो अटैक कर देते हैं। उनकी बातें सुनकर जो मान जाती है और एरो के हेड पर केमिकल डालती है जिसका कलर चेंज हो जाता है जो पहले ब्लू था। सभी ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं, खास करके चुनले ये सोचकर कि वो मरते मरते बच गया। वहीं जैंगी शांत ही था और कहता है हमें दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ आपकी जान लेने के बारे में सोचते हैं। मैं ऐसा सोच पाया क्योंकि उनकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता क्योंकि दुश्मन को मारने में सभी जाने काउंट होती है। जो एरो को एक ग्लास टोम में रख देती है और कहती है क्या हमें शिनशिन को बुलाना चाहिए रेड पेपर का मैसेज पढ़ने के लिए। फिर वहाँ शिनशिन आती है जो समझ जाती है कि ये एक कॉन्टैक्ट है, इससे वो रेडियंट प्रोस्पेरिटी को कॉन्टैक्ट कर सकती है। जैंगी उससे पूछता है क्या ये सेफ है। शिनशिन कहती है जब मैं हूँ तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर लियांग यू थोड़ा घबराते हुए कहती है क्या मेरे स्टूडेंट्स को जो ले गए हैं वो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस हो सकता है। इस पर जैंगी कहता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, ये दोनों इंसिडेंट का इतना जल्दी जल्दी होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर लियांग यू कहती है तो फिर जल्दी उन्हें कांटेक्ट करते हैं और पता करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। इस पर जैंगी कहता है इसके दो रीजन हो सकते हैं जिसके लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला नेगोशिएशन के लिए गाओ युआन की डेथ और स्टूडेंट्स को लेकर वो बार्गेन कर सकते हैं और दूसरा हमें चेक करने के लिए क्योंकि वो हमारे स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर जैंगी कहता है तो अगर वो हमें टेस्ट करना चाहते हैं तो हम भी उन्हें टेस्ट करेंगे क्योंकि हम भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो हम उनसे बात कर सकते हैं। ये सुनकर लियांग यू थोड़ा खुश हो जाती है कि उसके स्टूडेंट शायद बच सकते हैं। फिर जैंगी उसे कहता है मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम उन्हें बचाना चाहती हो पर नेगोशिएशन के वक्त ध्यान रखना होगा। अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा कंसर्न दिखाएंगे तो वो हमारा फायदा उठा सकते हैं। क्या तुम ये समझ रही हो। लियांग यू थोड़ा सोचती है और फिर एग्री कर जाती है। ये डिसाइड करने के बाद कि वो रेडियंट प्रोस्पेरिटी से बात करेंगे, शिनशिन लैपटॉप में नेटवर्क एड्रेस सेट करती है और उन्हें कांटेक्ट करती है।
फिर वो लैपटॉप को जैंगी की तरफ देती है। उधर से कोई पूछता है कि तुम कौन हो। जैंगी सीरियस होकर कहता है मैं जैंगी हूँ। थोड़ी देर सब कुछ शांत ही रहता है और फिर एक लड़की कहती है तो तुम जैंगी हो, लाक मैनर के छोटे से बॉस। इस पर जैंगी हंसता है और पूछता है तुम कौन हो। फिर वो बताती है मैं जियाओ होंगलियान हूँ, रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस की लीडर। जिन लोगों को मैंने फैक्ट्री भेजा था उन लोगों को तुमने ही मारा है ना। जैंगी डायरेक्ट आंसर नहीं देता। वो जानता था कि उनके बीच की लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता है और उल्टा सवाल करता है शू फैमिली टाउन के लोगों को तुमने किडनैप करवाया है ना। इससे वो कुछ डिनाई भी नहीं करता है। इस पर जियाओ बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की। कोई बेवकूफ ही होगा जो रेडियंट प्रोस्पेरिटी के खिलाफ खड़ा होना चाहेगा। जैंगी लगता है तुम जिंदा रहना नहीं चाहते हो। फिर जैंगी हंसता है और कहता है तुम्हारी बातें बहुत सुनी हुई लग रही है। पहले एक आदमी ने मुझसे ऐसी ही बात की थी लेकिन आज वो जमीन के नीचे है। तुम उसे जानती होगी, उसका नाम चिनचिनियन था। ये सुनकर जियाओ कंफर्म हो जाती है कि वेस्ट माउंटेन बेस के डाउनफॉल के पीछे जैंगी का ही हाथ है। वो सोचने लगती है कि जैंगी कितना स्ट्रॉन्ग होगा। हेवनली सी सिटी में वेस्ट माउंटेन बेस सबसे स्ट्रॉन्ग था लेकिन जैंगी ने उसे खत्म कर दिया। इसका मतलब वो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस को भी खत्म कर सकता है। फिर जियाओ कहती है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रही हूँ? वेस्ट माउंटेन बेस एक मिसाइल की वजह से खत्म हुआ था, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम्हारे पास कोई ऐसे पावर्स नहीं है। ये सुनकर जैंगी फिर हंसता है और कहता है क्या तुमने कभी ये सोचा कि उस मिसाइल ने वेस्ट माउंटेन बेस को ही टारगेट क्यों किया था? जियाओ थोड़ा चौंक जाती है। उस मिसाइल अटैक से काफी कोई हैरान थे और उनका रिवर साइड डोमेन वालों के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, इसीलिए मिसाइल का ओरिजिन अब भी अनक्लियर था। जियाओ को शक होने लगता है कि जैंगी ने ही वो मिसाइल अटैक प्लान किया होगा। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लूंगी? तुम्हारे पास ऐसे कोई पावर्स नहीं है। ये सुनकर जैंगी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। मैं अपने शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें भरोसा करना है तो करो। मैंने तुम्हारे आदमियों को मारा था और फिर मार सकता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ आओ, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। माहौल काफी टेंस होने लगता है जिससे लियांग यू थोड़ा घबरा जाती है और उसे देखकर जैंगी अपना टोन थोड़ा सॉफ्ट कर लेता है और कहता है तुमने जो बच्चों को यहाँ से किडनैप किया है उन्हें वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर जियाओ बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें लगता है रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस इतनी जल्दी डर जाएगा? अगर तुम्हारे पास मिसाइल अटैक करने का पावर होता तो पूरा हेवनली सी सिटी तुम्हारे कंट्रोल में होता। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास भेज दूं? ये सुनकर लियांग यू बहुत डर जाती है और जैंगी को इशारा करती है। जैंगी चाहता था कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए लेकिन वो शांति से जवाब देता है मुझे उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, भले ही तुम उन्हें मार दो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर जियाओ कहती है झूठ बोलना बंद करो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए वो बहुत जरूरी है। वहीं जैंगी एक्टिंग करने लगता है जैसे वो कोई धर्म संकट में फंस गया हो, जिससे लियांग यू बहुत गिल्टी फील करने लगती है। उसे लग रहा था कि जियाओ जैंगी को मैनिपुलेट कर रही है और जैंगी उसकी स्टूडेंट्स की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है। जैंगी चाहता तो सब कुछ इग्नोर कर सकता था लेकिन अब वो उसके लिए सब कुछ सह रहा है। जैंगी लंबी सांस लेता है और कहता है अगर तुम नेगोशिएशन करना चाहती हो तो फिर ऑफर बताओ कि स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए तुम क्या लोगी? जियाओ स्माइल करने लगती है कि उसे जैंगी का वीक स्पॉट मिल गया है। फिर जियाओ अपना ऑफर देती है तुमने मेरे भाई और उसके सोल्जर्स को मारा और अब तुम अपने आदमियों को वापस चाहते हो, उसके बदले में तुम्हें सप्लाईज देना होगा। हमें पता है तुम वॉलमार्ट वेयर हाउस की चोरी में शामिल थे, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस वो सप्लाईज का आधा हिस्सा मुझे दे दो और मैं सही सलामत तुम्हारे आदमियों को वापस भेज दूंगी और मान लूंगी कि मेरे पास कोई भाई नहीं था और फिर हम शांति से रहेंगे। तो कैसा लगा तुम्हें ये ऑफर? जियाओ जानती थी कि अगर जैंगी मान जाता है तो इसका मतलब वो डर चुका है और इससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वेस्ट माउंटेन बेस के साथ फाइट में उसका सप्लाई ज्यादा क्वांटिटी में खत्म हुआ है, इसीलिए वो रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस के खिलाफ नहीं जा सकता है। पर थोड़ा सोचने के बाद जैंगी मना कर देता है। जियाओ बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है अब हम बैटल फील्ड में मिलते हैं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। वहीं जैंगी भी किसी से मैनिपुलेट नहीं होना चाहता था और कहता है मैंने वेस्ट माउंटेन बेस को खत्म कर दिया है, तुम्हें लगता है तुम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? इस पर जियाओ हंसती है और कहती है उस बैटल में तुम भी कमजोर हो गए होगे और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुमने मॉर्निंग ड्यू बेस के लोगों को भी मारा है ना? फिर मैं उनके साथ मिलकर तुम पर कभी भी अटैक कर सकती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले 2 बेसिस का सामना कर लोगे? खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत समझो, मैं बस तुम्हारे सप्लाईज का आधा हिस्सा मांग रही हूँ जो ज्यादा नहीं है। अगर बात लड़ाई तक आ गई तो तुम्हें बहुत पछताना होगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जैंगी शांत ही रहता है और कहता है सही कहा, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और तुम्हें भी हमारे स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर तुम भी मरने से नहीं डरती हो तो फिर आ जाओ, मैं तुम्हें शर्म से भागते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि वो बच्चे मासूम हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तुम उन्हें वापस सही सलामत भेज दोगी। जियाओ को ये लग रहा था कि वो बच्चे जैंगी का वीक स्पॉट है, नहीं तो वो उनके बारे में बात क्यों करता।
फिर जियाओ कहती है उन्हें वापस भेज दूं क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो। क्या मैं तुम्हारी बात ऐसे ही मान लूंगी? भूल जाओ, तुम्हें मेरे ऑफर को मानना होगा, तभी कुछ हो सकता है। जैंगी भी गुस्सा होकर कहता है बात को ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ, उन बच्चों को छोड़ दो, वो स्टूडेंट्स हैं।